वेलकम टू एबीसी कैंपस। हमारा सब्जेक्ट है कैफ 3 बिजनेस लॉ, जिसमें हम चैप्टर नंबर 7 स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की फोर्थ वीडियो कर रहे हैं ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी फ्रॉम आई कैफ स्टडी टेस्ट 2020 एंड आई एम योर फैसिलिटेटर काशिफ अदील। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हमने जैसे लास्ट वीडियो में देखा था कि इट इज़ वन टाइप ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो अब हम इसको स्पेसिफिकली पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर from loss caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person। तो लॉस जरूरी नहीं है कि प्रोमिजर की वजह से हो रहा हो, वो किसी और शख्स की वजह से भी हो सकता है। तो अगर हम किसी को ये कहते हैं कि आप हमारी साथ कॉन्ट्रैक्ट करें और हमारी प्रोडक्ट को सेल करें, और इन केस के आपको इस प्रोडक्ट की सेल में लॉस होगा तो वो हम आपको कंपनसेट करेंगे, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। और इसी तरह अगर हम किसी को कहते हैं कि आपकी गाड़ी आप हमारे साथ इंश्योरेंस करवा लें, और अगर आपकी गाड़ी को कोई नुकसान होगा या फायर होगी या थेफ्ट हो जाएगी तो हम उसका नुकसान पूरा कर देंगे, तो वो हमने हमारे कंडक्ट से उसे नुकसान नहीं हुआ, लेकिन स्टिल हम उसे उस नुकसान का कंपनसेट कर रहे होंगे, उसको उससे बचा रहे होंगे, तो दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो रीड करते हैं दोबारा। अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person। तो लॉस प्रोमिजर की तरफ से भी हो सकता है और उसके अलावा भी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में दो पार्टीज होती हैं। इसको अगर हम देखें तो प्रोमिजर जिसने लॉस कंपनसेट करना है, इंडेमनीफाई करना है, उसे इंडेमनीफायर भी कहते हैं, और ज़्यादा टर्म हम इंडेमनीफायर ही बोल रहे होंगे। द इंडेमनीफायर और प्रोमिजर इज द पर्सन हु प्रोमिसेस टू मेक गुड द लॉस। अगर आप इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को इसमें ध्यान में रखें तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो इंडेमनीफायर होती है। और जिस पर्सन के लॉस को बेहतर किया जा रहा होता है, जिसका लॉस पूरा किया जा रहा होता है, जिसे इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में हम इंश्योर्ड कहते हैं, वो इंडेमनीफाइड कहलाएगा या इंडेमनिटी होल्डर कहलाएगा। द इंडेमनीफाइड आल्सो रेफर टू एज द इंडेमनिटी होल्डर और प्रोमिजी इज द पर्सन हुज लॉस इज टू बी मेड गुड। तो प्रोमिजर वो है हु प्रोमिसेस टू मेक गुड द लॉस। तो एक सिनेरियो देखते हैं। अमजद कॉन्ट्रैक्ट्स टू इंडेमनीफाई बाबर अगेंस्ट द कंसिक्वेंसेज ऑफ एनी प्रोसीडिंग विच कासिम में टेक अगेंस्ट बाबर। तो कासिम कोई बाबर पर केस कर देता है और बाबर को पैसे देने पड़ते हैं, तो अमजद उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो उसको कंपनसेट कर देगा इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सर्टन सम ऑफ ₹200। तो अमाउंट भी डिसाइड कर लेते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। अब इसमें जो अमजद है वो इंडेमनीफायर है और बाबर जो है वो इंडेमनिटी होल्डर। तो पार्टीज जो हैं, दो पार्टीज, इंडेमनीफायर एंड इंडेमनिटी होल्डर, ये टर्म हम ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन इंडेमनिटी होल्डर को इंडेमनीफाइड भी कहा जाता है। अब इंडेमनिटी होल्डर के राइट्स क्या हैं? तो प्रोमिजी जो है या इंडेमनिटी होल्डर जो है इज इंटाइटल टू रिकवर द फॉलोइंग अमाउंट्स फ्रॉम द प्रोमिजर। प्रोमिजर कौन है? इंडेमनीफायर है। प्रोवाइडेड दैट ही एक्ट्स विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी। ये शर्त जो है वो हमेशा ध्यान में रखनी है। तो तीन किस्म की जी अमाउंट्स हैं जो वो कर सकता है। अब ज़्यादातर जो लॉ में इसका फोकस होता है वो ये होता है कि अगर आपका किसी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है और उसमें आपको उसे डैमेजेस देने पड़ते हैं, तो उसके लिए आप एक इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि अगर आपको पैसे देने पड़े तो इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आपको मिल जाए। तो काइंड ऑफ इंश्योरेंस ऑफ अ लिटिगेशन। All damages which he may be compelled to pay in any suit in respect of any matter to which the promise to indemnify applies। तो आपका लेट से एक लीगल केस चल रहा है, उसकी आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ किया हुआ है, तो अगर उस लीगल केस में जो आपको डैमेजेस पे करने पड़ेंगे वो आप इंश्योरेंस कंपनी से ले सकते हैं। नंबर 2, ऑल कॉस्ट विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे इन ब्रिंगिंग और डिफेंडिंग सच। तो केस करने में या केस को डिफेंड करने में जो आपकी कॉस्ट लगी है वो भी आप फिर इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इसमें अब एक शर्त है, बट द इंडेमनीफाइड शुड नॉट हैव एक्टेड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द प्रोमिसर। यानी
जो इंश्योरेंस कंपनी है, जो इंडेमनीफायर है, उसके ऑर्डर्स के मुताबिक फिर आपने काम करना है केस में। एंड एक्टेड एज एनी प्रूडेंट मैन वुड एक्ट अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस इन हिज ओन केस और विद द अथॉरिटी ऑफ द इंडेमनीफायर। तो जिस तरीके से आपको इंश्योरेंस कंपनी आपकी कहती है, इंडेमनीफायर कहता है, या फिर अगर वो नहीं भी कहते तो आपने एक रीजनेबल केयर के साथ जिस तरह केस को प्रोसीड किया जाता है एक प्रूडेंट मैन के तौर पर, या फिर जैसे इंडेमनीफायर कहता है उसके मुताबिक आपने केस करना है, या उसके मुताबिक आपने केस को डिफेंड करना है। तीसरे नंबर पे, all sums which he may have paid under the terms of any compromise of any such। बाज़ औक़ात ये होता है कि कोर्ट में मामला सेटल करने के बजाय आप आउट ऑफ कोर्ट पार्टी से सेटल कर लेते हैं। लाइक आपको लग रहा होता है कि केस ज़रा ज़्यादा लंबा चलेगा और फिर आपको हो सकता है ज़्यादा पैसे देने पड़ जाएं, तो आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं। दूसरी पार्टी भी इसलिए एग्री कर जाती है कि लंबा केस चलाने के बजाय थोड़े कम पैसे लेने को वो बाज़ औक़ात रेडी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें टाइमली मिल रहे होते हैं। कोर्ट के जो प्रोसीजर्स हैं उनमें भी अननेसेसरी उन्हें इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता। तो कंप्रोमाइज़ होता है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। सो उसके पैसे भी आप, अगर आपने दूसरी पार्टी को दिए तो वो भी आप अपने इंश्योरेंस कंपनी से, इंडेमनीफायर से क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त है, द कंप्रोमाइज शुड नॉट बी कॉन्ट्रेरी टू द ऑर्डर ऑफ इंडेमनीफायर एंड शुड बी अ प्रूडेंट वन और ऑथराइज्ड बाय द इंडेमनीफायर। तो डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं जी आप, कॉस्ट भी क्लेम कर सकते हैं, और कंप्रोमाइज की अमाउंट्स भी क्लेम कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि प्रूडेंट मैन के तौर पे एक्ट करें, इंडेमनीफायर के ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए करें। और अब इसके ऊपर हम सिनेरियोस कवर करेंगे। नईम प्रॉमिस टू कंपनसेट वकास फॉर एनी लॉस दैट ही मे सफर बाय फाइलिंग अ सूट अगेंस्ट सलीम। तो एक कॉन्ट्रैक्ट हमारे सामने आ गया कि सलीम पे केस करना है वकास ने, और उसमें जो भी अगर पैसे देने पड़ जाते हैं तो नईम उसको कंपनसेट करेगा। अब कोर्ट ऑर्डर करती है वकास को टू पे सलीम डैमेजेस ऑफ ₹50,000, एक्चुअली पैसे देने पड़ते। द कॉस्ट ऑफ सूट ₹10,000 वॉज आल्सो इनकर्ड, जो केस करने में या डिफेंड करने में लगे। वकास इज इंटाइटल्ड टू रिकवर 50,000 बीइंग डैमेजेस ही वाज कंपेल्ड टू पे। तो ये 50,000 तो उसको मिल ही जाएंगे। इन एडिशन वकास में आल्सो रिकवर्ड 10,000 बीइंग कॉस्ट ऑफ सूट प्रोवाइडेड दैट ही हैड एक्टेड प्रूडेंटली और विद द अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो 50,000 जो हैं वो तो कंफर्म है, जो 10,000 और हैं वो उस सूरत में है अगर उसने ये कंडीशन पूरी की होगी कि उसने प्रूडेंटली एक्ट किया हो या विद द अथॉरिटी ऑफ इंडेमनीफायर एक्ट किया हो। एक और केस देखते हैं। कमाल प्रॉमिस टू कंपनसेट लतीफ फॉर एनी लॉस दैट ही मे सफर इन डिफेंडिंग द सूट। लतीफ मेड अ कंप्रोमाइज विद क्लेमेंट, जिससे के साथ केस चल रहा था, जिसने केस किया हुआ था लतीफ पे। आल्दो कमाल हैड ऑर्डर अदरवाइज। अब इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट किया, वैसे तो कंप्रोमाइज के पैसे रिकवर कर सकते हैं, तो उसने कहा डू नॉट कंप्रोमाइज, डिफेंड द केस इन कोर्ट, डिफेंड करो, लेकिन उसने उसके बावजूद कंप्रोमाइज कर लिया। तो अब लतीफ जो है वो रिकवर नहीं कर सकता, बिकॉज कंप्रोमाइज वाज कॉन्ट्रेरी टू द ऑर्डर ऑफ इंडेमनीफायर। अगर ये कंप्रोमाइज लतीफ़ ने कमाल के अप्रूवल के साथ किया होता, उसकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक किया होता, तो फिर वो उससे ये 20,000 क्लेम कर सकता था। अब इंडेमनीफायर की लाइबिलिटी कब शुरू होती है, इसमें भी हमें दो सिचुएशंस को देखना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो इस मामले पर साइलेंट है, यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में टाइम ऑफ लाइबिलिटी मेंशन नहीं है। लेकिन जो बहुत सारे केसेस जिनका डिसीजन हुआ है कोर्ट्स के अंदर, जिसे हम कह सकते हैं जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट ऑफ कोर्ट्स, तो उनमें लाइबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर कमेंस हो जाती है एज सुन एज द लाइबिलिटी ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर बिकम्स एब्सोल्यूट एंड सर्टन। In other words, if the indemnity holder has incurred an absolute liability,
Even though he has himself paid nothing, he is entitled to ask the indemnifier to indemnify him. अब एक सिनेरियो देखते हैं और फिर ज़रा मैं दो कंपैरिजन आपके साथ शेयर करूंगा जिससे इसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर आ सके. Abid compromises to compensate Burhan for any loss that he may suffer by filing a suit against Qasim. तो बुरहान को कासिम को पैसे देने पड़ेंगे, तो आबिद उसे कंपनसेट करेगा. द कोर्ट ऑर्डर्स बुरहान टू पे कासिम डैमेजेस ऑफ ₹50,000. As the loss has become certain, Burhan may claim the amount of loss from Abid and give it to Qasim. यानी ये भी हो सकता है, यानी पहला सिनेरियो देखते हैं कि पहले बुरहान कासिम को पैसे दे और फिर वो पैसे आबिद से ले. और ये भी हो सकता है कि पहले वो आबिद से पैसे ले और फिर वो पैसे कासिम को दे. तो हम ये अंडरस्टैंडिंग एक ले सकते हैं कि कोर्ट जब ऑर्डर करती है तो पहले आप आगे पे करें इंडेमनिटी होल्डर के पर्सपेक्टिव से, और फिर क्लेम कर लें इंश्योरेंस कंपनी से या इंडेमनीफायर से. लेकिन इसका अल्टरनेट भी पॉसिबल है कि कोर्ट जब ऑर्डर करती है तो पहले आप इंश्योरेंस कंपनी या इंडेमनीफायर से ले लें और उसके बाद आगे जिस पर्सन को आपने पेमेंट करनी है फिर उसको पेमेंट करें. सो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं. और लॉ की जो हम केसेस की बात कर रहे हैं तो केसेस से ये साबित होता है कि ये जो सेकंड नंबर पे हमने मॉडल डिस्कस किया ये भी पॉसिबल है. अब कुछ पास्ट एग्जाम्स देखते हैं. स्प्रिंग 2017 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन है. वजीर सेड टू सहूलत, आई विल बाय स्पीड बोट्स वर्थ ₹10 million फ्रॉम यू इफ यू ऑब्टेन द लाइसेंस फॉर मी टू ऑपरेट द बोट्स एट क्लिफ्टन बीच. तो ये इफ के साथ आ गई जी बात और बोट्स से रिलेटेड ही है बोट्स का लाइसेंस, तो कोलेटरल भी है. सहूलत एग्रीड एंड अप्लाइड फॉर द लाइसेंस एंड डिपॉजिटेड ₹100,000 एज प्रोसेसिंग फी. However, before the issuance of license, the city government imposed ban on the issuance of new licenses. सहूलत wants Wazir to buy the speed boats as he had made necessary effort to arrange for the license. However, Wazir refuses to buy the speed boats from सहूलत. So, identify the type of contract. तो कोलेटरल है इसके अंदर, तो ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट तो है. आल्सो स्टेट वेदर वजीर इज नाउ बाउंड टू परचेज द स्पीड बोट फ्रॉम सहूलत. तो इसमें बात यह है कि जब कंटीजेंसी पूरी ही नहीं हुई तो फिर परफॉर्म करना ज़रूरी नहीं है. कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में उसने इसको कंडीशनल रखा था ऑन हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट, जो कि था लाइसेंस को ऑब्टेन करना. और अगर लाइसेंस ऑब्टेन नहीं हुए फॉर एनी रीज़न तो अब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया जाएगा. सोल्यूशन देखते हैं. तो हमारा जनरल आंसर ये है कि ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है एंड वजीर इज नॉट बाउंड टू परचेज द स्पीड बोट्स. द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन वजीर एंड सहूलत इज अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट whose performance is based on the happening of a certain event collateral to the contract, that is arranging of license for wazir. If such event has not happened, the performance of contract does not become due. It does not matter at all that Saulat had applied for the license and also paid processing fee of 1 lakh to the authorities. तो क्योंकि बात यह है कि जब तक वो काम पूरा नहीं हुआ, अप्लाई करने की कंडीशन नहीं थी, लाइसेंस ऑब्टेन करने की कंडीशन थी. तो वजीर इज नॉट बाउंड टू परचेज द बोट्स फ्रॉम सहूलत. ऑटम 2018 में क्वेश्चन है जी. जुबैर एग्रीज टू कंस्ट्रक्ट अ बेंगलो फॉर उबैद for ₹20 million on the condition that payment will only be made after Munir, an architect, certifies that the bungalow has been constructed in accordance with the layout plan. Under the provisions of the Contract Act, describe the nature and validity of the above contract. ये तो डेफिनेटली एक कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है. ऐसा ही हमने अभी थोड़ी देर लास्ट एक वीडियो में कवर किया था कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को, कि कंडीशन है इसके अंदर कोलेटरल विच इज सर्टिफिकेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन इन अकॉर्डेंस विद द लेआउट प्लान, और कोलेटरल इवेंट है वो. ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन परफॉर्मेंस सिर्फ तब इन्फोर्स करवाई जा सकती है इसकी जब कोलेटरल इवेंट हैपन हो जाए. और वो कोलेटरल इवेंट क्या है? सर्टिफिकेशन बाय मुनीर. तो सर्टिफिकेशन हो जाएगी तो फिर ये इन्फोर्स करवाया जा सकता है और टोटली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है. देयर इज नथिंग irregular about this type of contract. तो एक और है जी सिनेरियो हमारे पास. आसिम एग्रीड टू कंस्ट्रक्ट अ
Banglo for Ali at a cost of 50 million. However, it was agreed that payment would only be made on completion of the project. Is this a contingent contract? No, क्योंकि इसमें देखें कोई कोलैटरल इवेंट नहीं है, प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, उसके पैसे लेने. Give reasons, also list the requisite characteristics of a contingent contract. So no, it is not a contingent contract, as the condition construction of a bungalow is not collateral to the contract but in itself forms the consideration and is thus an integral part of the contract. Essentials ये हैं कि contract depend करता हो happening or non happening of some future event, event uncertain हो और event collateral, यानी उसका कॉन्ट्रैक्ट से कोई ताल्लुक हो. बिल्कुल अननेसेसरी ना हो कि पाकिस्तान अगर मैच जीतेगा तो फिर जो है ना 50 मिलियन पे करूंगा वरना नहीं करूंगा. तो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेट हो विच वाज द कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट बंगलो. Majid and Sumro went to a money lender. Majid said to the money lender, let Sumro have a loan of 50,000. I ensure that you will be paid. Identify and describe the type of contract and state Majid's responsibility in the contract. So this is a case of indemnity. A contract of indemnity is a contract by which one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promiser himself or by conduct of any other person. अब इस सिनेरियो में देखें तो लैंडर को का लॉस गुड करने के लिए माजिद जो है वो बात कर रहा है और वो कह रहा है कि माजिद जो है वो यहाँ पर इंडेमनीफायर, मनी लैंडर जो है वो इंडेमनिटी होल्डर. Majid is responsible to make good any loss which may have been caused to the money lender due to either his own default or the default of Sumro. अब यहाँ पर थोड़ा सा ये इशू भी आता है कि समटाइम्स आप कंसीडर करते हैं कि दिस माइट बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. तो बात यह है कि यहाँ पर जो वर्डिंग है वो गारंटी की नहीं है. यहाँ पर ऐसा नहीं है कि क्रेडिटर ने कहा हो कि जी मैं उसको ये क्रेडिट पे गुड्स दूंगा अगर आपकी गारंटी पर दूंगा. तो वो जो है गारंटी की बात नहीं कर रहा. सुमरो डायरेक्टली बात ये कर रहा है कि अगर आप लोन देते हैं तो आई इंश्योर दैट यू विल बी पेड. सो फॉर दैट रीजन इस कॉन्ट्रैक्ट की जो वर्डिंग है वो इसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बजाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बना रहे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड डे.